ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। और आज के सत्र में हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर उमेश सिंह जी उपस्थित हैं, जो अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने संस्कृत एवं कंप्यूटर को लेकर के कई सारे टूल्स भी विकसित किए हैं और एक अद्भुत आप ज्ञाता इस क्षेत्र के हैं। तो सर, मैं आपका सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही अनुरोध करता हूं कि सर आप अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर उमेश सिंह सर। धन्यवाद डॉक्टर रवनींद्र जी। आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत खुशी है। एक बार फिर से आप लोगों को देखने सुनने का, कुछ बताने का मौका मिल रहा है। आज का मेरा जो विषय है वह है संस्कृत एवं इंटरनेट। तो संस्कृत और इंटरनेट से संबंधित जो भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे उसमें हम सर्च करते हैं या उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, वो सारे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि, इन सब पर जो है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी आ रही। तो वैसे मुझे बताया गया है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिक जानकारी हो सकता है सबके काम की ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो संस्कृत इंटरनेट से बहुत थोड़ा सा कम परिचित होंगे। तो एक हम पहले ये जान लें कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इंटरनेट एक जो इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हैं, एक कंप्यूटर में या मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, कोई भी मैटर है, चाहे फोटो है, चाहे कोई फाइल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे शॉर्ट मैसेज है, तो वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक दुनिया भर में कहीं भी जो जाता है, उसके लिए तमाम सारा जो एक संजाल बना हुआ है, समुद्र में बड़ी बड़ी केबलें बिछाई गई हैं। ध्वनि ना आती। और किसी को मेरी सुनाई पड़ रही है? ध्वनि आ रही है, ध्वनि स्पष्ट आ रही है। हाँ, तो यू आर ऑडिबल सर। हाँ, तो जिनको नहीं आ रही है वो कृपया जो है अपना वो चेक करें और पुनः लॉग आउट होकर के लॉग इन करें एक बार। हाँ, जो ध्वनि आने लगे। बाकी लोग जो है वॉच करते रहे, उनको मैसेज में दे दें कि आप क्या करें, ताकि दोबारा। जी सर, जी सर। तो इंटरनेट एक सूचनाओं के आदान प्रदान का एक वैश्विक संजाल है। पूरे दुनिया भर के समुद्रों में मोटी मोटी केबलें बिछी हैं, जिससे जो है सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप में पूरी दुनिया भर में संचालित होती हैं। कुछ सूचनाएं उपग्रह के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से जाती हैं। तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कोई मोबाइल, अब तो हम सबके हाथ में एक सुपर कंप्यूटर है जिसको हम मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन कहते हैं। जब ये नहीं था, केवल कंप्यूटर ही हुआ करते थे तो पूरे विश्व भर में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। तो ये एक सिस्टम बनाया गया कि कहीं भी बिजली की तेजी से, यानी कि ये प्रकाश की तेजी से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो वो जो सिस्टम बनाया गया उसको इंटरनेट कहा गया, या एक तरह से कहा जाए इंटरनेशनल नेटवर्क था वो। तो इसमें जो एक
ऐसा कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा सूचनाएं पूरी दुनिया को दे रहा है, लोग अपना जो है वांछित जानकारी चाहते रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर को सर्वर कहा गया। और बाकी जैसे हमारे आप जैसे जो सामान्य यूजर हैं वो एंड यूजर थे। तो एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर ये संवाद करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए ये इंटरनेट बनाया गया। और इंटरनेट पर जो भी सूचनाएं होती हैं वो कोई नई क्रिएट नहीं होती हैं। जो भी हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो इनपुट देते हैं उसमें किसी भी एक सर्वर में, चाहे अपने पर्सनल कंप्यूटर से कुछ भी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वही चीजें बाकी पूरी दुनिया में सबको मिलती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर पर जो सूचनाओं का संसार है और ज्यादा समृद्ध हो रहा है और एनरिच हो रहा है। अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने फेसबुक पर भी देखा होगा और समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि अब गूगल में संस्कृत अनुवाद सम्मिलित हो गया। बड़ा उत्साह संस्कृत जगत में आया था, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी आई, अरे इसका तो सही ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है। कोई एक जटिल श्लोक दे दिए और उसके बाद बोले कि ये सही ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, जो इनपुट देते हैं, उसी से वो निकल करके आता है और धीरे धीरे ये सारी चीजें और विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग सन 2009 में जब जेएनयू में संस्कृत हिंदी मशीन ट्रांसलेशन पर काम कर रहे थे, तो एक समस्या आई कि कंप्यूटर को हम तो जानते हैं कि कौन सी चीजें क्या है, कौन सा जड़ है, कौन सा चेतन है, कौन सा सचल है, कौन अचल है, लेकिन कंप्यूटर को हम कैसे बताएं। एक उदाहरण आया था, यानम वनम गच्छति। यानम और वनम लगभग एक जैसे संस्कृत में रूप हैं। कंप्यूटर को ये कैसे पता है कि यान जो है वन के पास जा रहा है या वन यान के पास जा रहा है। जब हम लोग ऐसी चीजों की आलोचना करते हैं तो उसके पीछे जो तमाम सारे विद्वानों का, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, संस्कृत के ग्रामेरियंस का जो श्रम होता है वो हमारे सामने नहीं होता। इसलिए हम सोचते हैं कि ये बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है। मैं उससे भी पहले थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय, उसके 2-3 साल पहले हिंदी की क्या स्थिति थी गूगल ट्रांसलेशन में। तो मैंने एक बार डाला कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी या जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इसको गूगल ने जो है ट्रांसलेट, इसको अंग्रेजी से मैंने हिंदी पूछा था, तो गूगल ने इसको ट्रांसलेट किया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के भारत हैं, क्योंकि उसने आफ को का के संबंधवाचक का के रूप में ले लिया था। उसके बाद फिर, और आज का जो हम संस्कृत देखते हैं तो उस अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की अपेक्षा बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ये सारी चीजें इनरिच होती हैं। तो ये एक इंटरनेट सिस्टम है जो एक मशीन से दूसरी मशीन दुनिया भर में बात करती है, जो भी उस नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। अब हम आते हैं कि संस्कृत के लिए इसका कैसे उपयोग है। इंटरनेट है वो तो सबके लिए है, तो जो सबके लिए उपयोग है वो संस्कृत के लिए भी उपयोग है उसका। उसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो भी हमारे उपयोगी सूचना है, जो हमारे लिए उपयोगी सूचना है, जो हमें सामग्री चाहिए, मान लीजिए हम कोई ट्यूटोरियल खोज रहे हैं किसी एक टॉपिक पर, तो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा होगा तमाम सारे संस्कृत के विद्वानों ने फेसबुक पर बहुत सारा जो है अपना फेसबुक लाइव आकर के दिया, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर दिया, कुछ लोगों ने तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिया। अनिंद्र जी, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ में जो है आपको भेज दूंगा, आप सारे लोगों को सर्कुलेट कर दीजिए। इसमें बहुत सारे लिंक भी होंगे, जो लिंक आप इसमें नोट नहीं कर सकते, दिखेंगे नहीं। जब आप पीडीएफ को क्लिक करेंगे वो सारे लिंक खुल जाएंगे, ताकि हमारे बताने के बाद भी आप लोगों को उसको खुद चेक करने और देखने का मौका मिले। तो अध्ययन अध्यापन के लिए संस्कृत और इंटरनेट बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कैसे मोबाइल से ही जुड़े हैं। इस समय हम लोग यही कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए इसमें 44 लोग हैं इस समय, और 44 लोगों को संस्कृत जगत में इकट्ठा करना, जिसमें कई स्तर के लोग, अच्छे विद्वान हों, अच्छे शोधार्थी हों, ग्रेजुएशन लेवल के हों, कई हजार का खर्चा होता था और कई महीनों की प्लानिंग होती थी, तब जाकर के एक कार्यक्रम होता था। तो ये एक इंटरनेट का फायदा देख रहे हैं हम लोग कि संस्कृत के लिए हुआ। दूसरा, ज्ञान का संरक्षण। ज्ञान का संरक्षण संस्कृत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियां दिनों दिन हो रही हैं, अच्छे परिवारों के भी, जो एक तरह से कहा जाए कि हमारे हिंदू समाज की एक जाति पूरी तरह से जिसके लिए समर्पित थी, ब्राह्मण, ये भी अब वेद पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कुछ विवशतावश, कुछ लोकाचारवश, कुछ जो है दुनिया की चकाचौंध में फंस करके अब हमारे समक्ष एक बड़ा संकट हो रहा है कि जो वेद का पठन पाठन होता था,
लोग कैसे वेद पढ़ते थे, कैसे सीखते थे, वो सारा बताने वाला कुछ न कुछ तो हमेशा रहेंगे, भारत में ना हो विदेशों में रहेंगे, लेकिन जितनी मात्रा में अगर मान लीजिए पूरा भारत एक बार फिर से वापस हिंदुत्व की ओर मुड़े, तो सिखाने वाले इतने लोग कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसे में संस्कृत, इंटरनेट, कंप्यूटर ये बहुत एक उपयोगी हो सकता है कि कम से कम पारंपरिक जो ऋषि परंपरा से जो सबको चूंकि अनुमति नहीं होगी बिना पूरे आचरण का पालन किए, लेकिन एक सामान्य लेमैन के रूप में अगर किसी को जानकारी चाहिए तो पूरा विश्व एक साथ इंटरनेट की सहायता से संस्कृत का कुछ भी सीख सकता है। तो हमारे ज्ञान का संरक्षण भी एक बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। जैसे पुस्तकों का प्रकाशन है, खरीदनी पड़ती हैं बहुत सारी पुस्तकें, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे भी हैं तो इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद भी पता चला कि बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े वॉल्यूम होते हैं तो कम मात्रा में छपती है। आपने ऑर्डर दिया, कई लोगों ने ऑर्डर दिया, खत्म हो गया, नहीं मिला, फिर पता नहीं कितने साल बाद छपेगा। जैसे बहुत सारी बिब्लियोग्राफीज होती थी, न्यू कैटलॉगस कैटेगोरम मैंने मंगाना चाहा, पता चला कि आउट ऑफ प्रिंट हो गया। ये मैं म्यूट हो गया था, किसी ने मुझे म्यूट कर दिया था क्या? अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये इंटरनेट के माध्यम से उसका हम लोग संस्कृत के ज्ञान का संरक्षण कर सकते हैं, सूचनाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिसमें पठन पाठन भी है, या सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित करना हुआ, या कोई जर्नल वगैरह पब्लिश करना हुआ, कुछ हुआ। और दूसरा ये पुस्तकों का एक सस्ता विकल्प है, पुस्तकों का एक सस्ता विकल्प है कि सभी जिसके पास प्रतिभागियों से पुस्तकें कम भी निवेदन है हैं। कि कृपया अपने को म्यूट रखें, वक्ता व्याख्यान देते समय डिस्टर्ब होते हैं। आप सभी जी, तो सभी लोग हाँ म्यूट हो गए हैं, कोई बात हाँ नहीं, आप जी। ठीक। तो एक पुस्तकों के सस्ते विकल्प के रूप में भी इंटरनेट आया है कि मोबाइल में भी अब सस्ते मोबाइल भी आते हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल में भी अपना सारा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा कठिन होता है कंप्यूटर की अपेक्षा, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, कीबोर्ड नहीं होता। कीबोर्ड तो अलग से लगा सकते हैं लेकिन स्क्रीन वही रहेगी। तो पुस्तकों का एक अच्छा विकल्प भी ये इंटरनेट और संस्कृत हमारे समक्ष आया है। अब हम देखते हैं कि जैसे गूगल में हम कुछ भी खोजते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ भी खोजते हैं, संस्कृत में अगर हमें कुछ खोजना हो तो उसके लिए सबसे अनिवार्य चीजें क्या हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ खोजना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बेसिक जरूरी चीज ये है कि खोजने के लिए एक ब्राउजर होना चाहिए, और ब्राउजर के बाद आपको पता होना चाहिए कि उस ब्राउजर में कौन कौन से सर्च इंजन हैं जो आपको कोई भी चीज खोजने के लिए सहायता करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले कंप्यूटर में आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब वो बंद होकर के माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। मोजिला फायरफॉक्स अभी भी चल रहा है, कई सारे संस्करण आ गए, ओपेरा हो गया, मोबाइल के लिए ओपेरा मिनी ब्राउजर बना, सफारी, गूगल क्रोम सबसे लोकप्रिय ब्राउजर है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर हैं जो आपके मोबाइल में भी लगभग ये सारे स्मार्टफोन में आ चुके हैं। आपको कोई भी चीज खोजने के लिए कम से कम ब्राउजर की जरूरत होती है, जो कि लगभग हर डिवाइस में, कंप्यूटर में, मोबाइल में अब आने लगा है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग ये जानते हैं, बेसिक जानकारी है। अब हम लोगों के सामने एक दिखता है कि सर्च इंजन कौन सा है। गूगल दुनिया का एक तरह से कहा जाए तो सबसे रिच सर्च इंजन है। कुछ भी है आप गूगल करिए, गूगल पे खोजिए, आपको तुरंत मिल जाता है। सारी चीजें हाइपर लिंक है, इसकी पीडीएफ मैं दूंगा, उसमें से भी आप लोग सीधे खोल करके देख सकते हैं। गूगल तो आप जानते ही, उसको खोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, इस पर भी आप गूगल जैसी ही सारी चीजें खोज सकते हैं। डक टक गो भी एक जो है एक डेडिकेटेड सर्च इंजन है। याहू का भी है। तो ये सारे सर्च इंजन है कि एक हमारे पास ब्राउजर होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्च इंजन है जहां से हम कोई सूचनाएं निकाल सकते हैं। तो ये एक सर्च के लिए सबसे अनिवार्य साधन ये होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि संस्कृत और ई टेक्स्ट क्या है। ई टेक्स्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। जैसा मैंने बताया कि किसी भी मशीन को जो सूचनाएं आप कभी दिए रहते हैं वही सूचनाएं मशीन आपको वापस देती है। अब चूंकि दुनिया में बहुत सारे मशीनों के यूजर हैं और वो अपनी ओर से सूचनाएं इंटरनेट पर डालते रहते हैं, एक दूसरे मशीनों पर शेयर करते रहते हैं, तो आप अगर कुछ भी नहीं देते हैं
तो भी आपको दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के द्वारा जो इनपुट की हुई जो सूचनाएं हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो और अगर आप थोड़ा भी करते हैं तो भी उसका हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना आपको इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिल जाती है। अब ये प्रश्न उठता है, ई टेक्स्ट क्या है? ई टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी टाइप की हुई सामग्री जो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है, वो हो गया ई टेक्स्ट। अब प्रश्न उठता है कि जैसे जो फोटो है, फोटो ई टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि वो एक फोटो है और उसमें आप सर्च नहीं कर सकते। वो भी कन्वर्ट होकर के ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर वगैरह से सर्चेबल बन सकती है। जब वो सर्चेबल बन जाएगी तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो निकालेंगे वो ई टेक्स्ट कहा जा सकता है। तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि ई टेक्स्ट का मतलब है कोई भी टाइप की हुई सामग्री जिसको आप कंप्यूटर अथवा मोबाइल में खोज सकते हैं, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट यानी ई टेक्स्ट। छपी हुई और फोटो एक तरह से छपी हुई चीज होती है, भले ही वो स्कैन किया हुआ हो, वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट नहीं है। किताब की फोटो वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट नहीं है। लेकिन जब वो मैटर टाइप हो जाता है या ओसीआर हो जाता है, तब जो होता है उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कहा जाता है। अब इसका लाभ क्या है कि इसमें कोई भी चीज आप बहुत जल्दी से और तुरंत सीख खोज सकते हैं। कोई भी शब्द डालें, ऋग्वेद में एक शब्द आपको चाहिए, उसके जितने भी रूप हैं वो चाहिए, आप कुछ समय में ही पूरा जो है जितने भी उसके अकरेंसेस हैं, जितनी भी उसकी आवृत्ति है, वो सारा विद इन सेकेंड्स आप खोज सकते हैं। नहीं तो पहले मैंने देखा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं एमए कर रहा था, तो मैंने देखा वैदिक पदानुक्रम कोश होशियारपुर से छपा था, वो मोटे मोटे वॉल्यूम। हमने केवल देखा है, उसको खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो लाइब्रेरी में थोड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में बहुत ऊंचाई पर जो है रखा हुआ था, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, हमने देखा नहीं। बाद में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने देखा कि हाँ वैदिक पदानुक्रम कोश क्या है, वैदिक कंकॉर्डेंस क्या है। तो वो वैदिक पदानुक्रम कोश में जिन चीजों को खोजने में आपको 1 महीने लगेगा, वो 1 घंटे में आप कंप्यूटर की सहायता से, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है तो आप खोज सकते हैं। अब सोचिए कि कहाँ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और आप कुछ घंटों या एक दिन में आप वो सारा सर्चिंग, वो सारा इंडेक्सिंग, अगर वो कोई भी टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट के रूप में है तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। पिछली क्लासों में आप लोगों को बताया भी गया होगा। दूसरा ई टेक्स्ट का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बिना कोई अतिरिक्त लागत के इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, असंख्य कॉपीज बना सकते हैं। किताब छपती है तो उसको छपवाने के लिए पैसा लगेगा ज़्यादा, बहुत सारा परिश्रम लगेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है तो आपने मोबाइल में पीडीएफ शेयर कर दिया, करोड़ों लोगों को एक साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है, एडिटेबल टेक्स्ट जो होता है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, खासतौर से जो हम लोगों का कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है उसमें कार्पस के नाम से जाना जाता है, और इसी का बहुवचन शब्द होता है कार्पुरा। अब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट कोई भी चीज जो होता है, टाइप की हुई सामग्री जो होती है, वो कई तरह से हो सकती है, उसको कई तरह का बनाया जा सकता है। तो वो कितनी तरह का बनाया जा सकता है वो हम आगे देखते हैं कि इसके प्रकार कौन से हैं। जैसे ई बुक है, ई जर्नल है, ई मैगजीन है, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, तो ये उसके कई प्रकार हैं। जब कोई आप टेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आते हैं टाइप करके, और उसको टैग करके उसका चिन्ह चिन्ह उसको कई उसके वाक्यों का चिन्हीकरण करके कई तरह से जब उसमें कुछ कोडिंग करते हैं, फिर वो एक हाइपर टेक्स्ट बन जाता है। तो उसको एक ज्यादा इंटरेक्टिव टेक्स्ट बन जाता है। उसको हम जैसे वेब पेज के रूप में अगर कोई देते हैं, हाइपर लिंक करते हैं, तो वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक हाइपर टेक्स्ट बन जाता है, वो ज्यादा इंटरेक्टिव टेक्स्ट हो जाता है। तो वो ई बुक के रूप में भी हो जाता है, ई जर्नल के रूप में भी हो जाता है, ई मैगजीन भी। ये ई टेक्स्ट के कई तरह से प्रकार हैं, और इनका जो संकलन होता है वो होती है डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आप अपने मतलब की कोई भी चीजें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो अब इसके बाद फिर ई बुक के ऊपर हम आते हैं। तो ई बुक क्या चीज है? तो ये जो ई बुक है, इसको कई तरह के फॉर्मेट होते हैं। सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट इस समय आ रहा है जो वो किंडल का है, मोबाइल में भी चलता है, और किंडल के एप्लीकेशन जिस पर भी होते हैं, किंडल अमेजन का है। तो अमेजन जो एजेंसीज है, आप लोग सामान भी खरीदते होंगे, किताबें बेचने का भी काम करता है। इसका जो डेवलपमेंट किया हुआ एक फॉर्मेट है, किंडल फॉर्मेट है। इसी तरह से मोबी बुक है। पीडीएफ हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको बोलते हैं। आप लोग मोबाइल में शेयर भी करते होंगे तमाम सारी चीज़ें, या
इस कार्यशाला का भी नोटिफिकेशन जो आपको आया होगा वो पीडीएफ के रूप में आया। ईपब है, और कंप्यूटर में जो आप काम करते हैं तो वर्ड में भी ई बुक बनती है। एक सामान्य बिना किसी फॉर्मेटिंग के सबसे कम मेमोरी वाली होती है, उसको जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, डॉट टेक्स्ट उसका जो एक्सटेंशन होता है। एक और है पीडीएफ की ही तरह डीजेवू फॉर्मेट। इसकी एक खासियत है कि सारी चीजें इसकी पीडीएफ की तरह होती हैं, लेकिन इसकी मेमोरी बहुत कम होती है। अगर कोई फाइल 100 MB की है तो मान लीजिए ये 10 MB की होगी, इतना वो कंप्रेस हो जाती है, और रिजोल्यूशन और क्वालिटी पीडीएफ के बराबर ही रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, लेकिन ई बुक इसमें भी यूज होती है। और भी तरह तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं, इंटरनेट पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये ई बुक की जो कंप्यूटर की दृष्टि से जो इसका प्रकार है वो हुई। इसके अतिरिक्त भी कई सारे नए भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग पीडीएफ देखते हैं, और भी किंडल देखते हैं, ईपब वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको और भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये ई बुक के प्रकार हुए। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट ई बुक के रूप में आता है तो इतने सारे फॉर्मेट हो जाते हैं। अब जो ई टेक्स्ट है यानी ई बुक है, चाहे वो वर्ड फॉर्मेट में हो, चाहे एचटीएमएल फॉर्मेट में हो, वो संस्कृत से संबंधित कहाँ कहाँ पर कितना है उसको हम लोग जरा देखते हैं। फॉरवर्ड ही होता है, हाँ। तो अब जैसे एक चीज देख लीजिए, गौड़ी ग्रंथ मंदिर करके है, इसको हम देखेंगे, खुल रहा है गौड़ी ग्रंथ मंदिर। इस पर तमाम सारे टेक्स्ट बना करके दिए हुए हैं। अलंकार, अगर हम अलंकार को देखें तो यहाँ पर है अलंकार शास्त्र से संबंधित इतने ग्रंथ, अलंकार कौस्तुभ, आनंद, वृंदावन चंपू, कई सारे इस तरह के टेक्स्ट हैं। गौड़ी ग्रंथ मंदिर एक हो गया। इसके बाद संस्कृत डॉक्यूमेंट्स करके, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स .org करके एक साइट है। नहीं, ये महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट की साइट है। इस पर आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी तरह का महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये जो महर्षि महेश योगी के द्वारा स्थापित संस्था थी, उसने ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट इसका बनवा करके इंटरनेट पर डाला हुआ है। जैसे अभी हम देखें अथर्ववेद, ये अथर्ववेद का पीडीएफ फॉर्मेट है। अथर्ववेद, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अथर्ववेद का जो पीडीएफ वर्जन है वो खुल जाएगा, ये देखिए। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है पीडीएफ का, और खास तौर से जितना भी देवनागरी टेक्स्ट होता है, पिछली क्लासेस में शायद हमने किसी ने बताया हो या मैंने नहीं बताया होगा, तो जो देवनागरी टेक्स्ट जब पीडीएफ में बनता है तो ये सर्चेबल उतना नहीं रह जाता है, इसको हम उतना बढ़िया से अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। कारण ये होता है कि इसमें जो संस्कृत की अग्र मात्रा और पश्च मात्रा होती है, जैसे छोटी ई है ये लेफ्ट साइड में किसी भी अक्षर के लगेगी, बड़ी ई है वो राइट साइड में लगेगी। तो ये जो इस तरह की समस्याएं आती हैं, उससे जब आप टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो इनपुट आप बाद में करते हैं, लेकिन दिखती वो पहले है। तो ऐसे में उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो उसकी स्पेलिंग बदल जाती है, जिसके चलते देवनागरी टेक्स्ट पीडीएफ में सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोई भी वो बिगड़ जाता है। तो ये जो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी टेक्स्ट हैं, आप लोग पीछे भी जा करके देख सकते हैं, जितने भी टेक्स्ट इनके दिए हुए हैं यहाँ पर पूरा, ये सारे सर्चेबल नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे तुरंत आपको चाहिए, आप स्क्रॉल करके कंप्यूटर और मोबाइल पर देखना चाहें तो आप पूरा देख सकते हैं। जैसे हम अभी ब्राह्मण पर आए, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं ये देखिए, इतने सारे गोपथ ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सप्तक ब्राह्मण, माध्यम दिन शाखा का, और ये जो है तांडे ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, तमाम सारे ब्राह्मण इन्होंने टाइप करा के डाल रखे हैं, टाइप और प्रूफरीड करा करके। तो इस तरह के बहुत सारे जो है ग्रंथ हैं। इसके बाद फिर हमारे सामने आता है एक संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड एक डॉक्टर धवल पटेल हैं, ये शायद ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने तमाम सारा कलेक्शन जितना भी इंटरनेट पर है तमाम सारी चीज़ों का करके रखा हुआ है। बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारा जो है जितने भी विद्वानों के अनुसार बहुत सारा टेक्स्ट इन्होंने इंटरनेट पर डाल रखा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक तरह का ई टेक्स्ट है, कई सारी कैटेगरीज भी इन्होंने बनाई हुई है।
ये अपने जो है भारत से जुड़े लोगों के, भारत से संबंधित थे। गौड़ी ग्रंथ मंदिर, थोड़ा विदेशियों का भी उसमें जो है इनपुट रहा है। अब बाहर के जो दो सबसे प्रमुख जो है जो ई टेक्स्ट के स्रोत हैं, उसमें हम ये ग्रेटिल और टाइटस, इन दो को मानते हैं, और दोनों जर्मनी से संबंधित हैं। गार्टेंजन रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस, ये केवल संस्कृत को डेडिकेटेड नहीं है, इसमें पाली भी है, बाकी तमिल तेलुगु भी है, तमाम सारे हैं। और वेद का भी इस पर बहुत सारा मैटर है। अब जैसे ये देखिए, हम देखते हैं इसमें जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, ये देखिए पूरा आ गया यहाँ पर। इसको और ज़्यादा जा करके आप देख सकते हैं। राइट में हम इंग्लिश, पहले ये जर्मन में है, इंग्लिश में देखते हैं इनके कौन कौन से टेक्स्ट हैं। इस पर वैदिक साहित्य का बहुत सारा चीज़ इस पर पड़ा हुआ है। आप लोग इसको और गूगल कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल ये मेरे प्रेजेंटेशन की आपको मिलेगी, तो इसमें सारे लिंक दिए हुए हैं, गूगल कर लीजिएगा आप लोग इसका। उसके बाद फिर एक टाइटस करके है, आप लोगों को दिख रहा होगा। थेसारस, ये जर्मन में लिखा है, TITUS। इसको आप देख सकते हैं जनरल में, ये इंडिक में जो वैदिक लिटरेचर है, क्लासिकल एपिक संस्कृत लिटरेचर है, बुद्धिस्ट संस्कृत है, उसको देखिए वैदिक टेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। जो भी है ये यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट में है। कौशिकी ब्राह्मण, ये ऐतरेय ब्राह्मण है, और ये चूंकि रोमनाइज्ड वर्जन है, पहले तो रोमनाइज्ड हुआ करता था, इसमें शायद संस्कृत, हाँ ये रोमनाइज्ड वर्जन है। क्योंकि यूरोपियन लोग हैं वो अपना रोमन लिपि में काम करते हैं, तो उन्होंने पूरा कर रखा है। लेकिन ये है कि ये एक तरह से कहा जाए तो संदर्भ के योग्य सामग्री है। ये बाकायदे प्रूफ रीड की हुई और पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये डेटा है। गद्य को भी एक एक सेंटेंस में तोड़ करके ये अपनी नंबरिंग करते हैं। इस तरह से उद्धृत करने की हम लोगों की परंपरा हिंदी और संस्कृत वालों की नहीं है, लेकिन जो विदेशी संस्कृतज्ञ हैं वो इस तरह से पूरा एक एक लाइन का हिसाब करके वो उद्धृत करते हैं। तो इस पर आपको बहुत सारे वैदिक ग्रंथ भी और क्लासिकल संस्कृत के भी ग्रंथ मिल सकते हैं। एक सरकारी सहायता से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था, और जिस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट तैयार किया गया था, तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ का, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम तिरुपति। ये साइंस कनेक्ट करके एक साइट हुआ करती थी, उस पर था इनका अपना बनाया हुआ। बाद में वो साइट बंद हो गई, तो एक दूसरी साइट पर bilwarhal.org पर ये अभी भी विद्यमान है। तो इसमें हम कंटेंट में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस पर विद्यमान हैं। धर्मशास्त्र क्या है, गृह सूत्र, ज्योतिष, वेद से भी संबंधित सामग्री, आपस्तंभ, सुलु सूत्र। अब इसमें एक लिमिटेशन है कि ये कुछ जो फॉन्ट में यूज होता था, ये सीडैक वगैरह कुछ संस्थाओं द्वारा डेवलप्ड किए फॉन्ट थे, जो अब यूज में नहीं होते हैं। अब तो यूनिकोड का जमाना है, तो ये उस समय के फॉन्ट हैं, वो फॉन्ट हमारे कलेक्शन में अभी भी है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन ये चूंकि अब फॉन्ट प्रचलित नहीं है और इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो अब ये थोड़ा सा बेकार हो गया है। लेकिन जो अच्छी बात है कि इससे डेटा लेकर के बाकी और भी तमाम सारी देसी विदेशी संस्थाओं ने अपना पूरा इसको कन्वर्ट करके यूनिकोड में इसका एक बैकअप बना करके वो कई जगह उसको यूज करते हैं, प्रोफरीड करके बहुत सारे जो है तरह तरह का यूज है। इसमें वेद वगैरह से, उपनिषद वगैरह से संबंधित बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम इसमें अभी तो आप इसका बहुत बढ़िया से उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संस्कृत ई टेक्स्ट के इतिहास को समझिए। तो ये संस्कृत में, खासतौर से वैदिक लिटरेचर में या डिक्शनरी वगैरह में, जो भी हम लोगों के सामने आज इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मिलता है, उसमें इसने जो है एक प्राइमरी सोर्स के रूप में इस डेटाबेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आप संस्कृत ई टेक्स्ट के इतिहास के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें ग्रेटिल और टाइटस है। इसमें ग्रेटिल में शायद ये देवनागरी लिपि में भी चीजें आपको मिल जाएंगी। पुराण, वेद, वेद पर हम जाते हैं, जगह जगह से लेकर के यहाँ कलेक्शन भी है, इनका अपना भी किया हुआ है।
ऐसे ही और भी देश दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना बनाया है। जैसे एक हुआ करते थे इसके क्योटो यूनिवर्सिटी के मुनेउ तोकुनागा करके हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले रामायण और महाभारत का ई टेक्स्ट तैयार किया और उससे जो हम लोगों का रामायण की इंडेक्सिंग और महाभारत की इंडेक्सिंग जो इसमें आप जेएनयू में देख रहे हैं, रामायण का मैंने तैयार किया है, महाभारत का डॉक्टर दिवाकर मणि हैं, हिंदी भाषा अधिकारी हैं बैंक में, उन्होंने तैयार किया है। तो हम लोगों ने उसका रोमन वर्जन मुनेउ तोकुनागा के द्वारा जो तैयार किया हुआ संस्करण था, सबसे पहले उन्होंने टाइप करके पूरा तैयार किया रोमन में, वो हम लोगों ने उसको यूज किया था। बाद में फिर उसको देवनागरी लिपि में कन्वर्ट किया ताकि आप इसको पूरा कर सकें। और मुनेउ तोकुनागा ने जो अपना ई टेक्स्ट तैयार किया था, वो रामायण का जो बड़ौदा संस्करण हुआ करता था उससे, जो यानी जो संस्कृत का एक मानक संस्करण है सबसे, उससे उन्होंने तैयार किया था। महाभारत का भी उसी तरह से जो है पुणे वाले संस्करण से उन्होंने तैयार किया था। तो ऐसे और भी बहुत सारी संस्कृत की ई टेक्स्ट रिपोजिटरीज हैं जिसको आप खोज सकते हैं कि अगर सीधे टेक्स्ट में जाना है तो आप कर सकें। और अभी भी जितनी भी चीजें हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो जो संस्कृत का इतना बृहद साहित्य है उसका शतांश भी। अभी तो जो भी तैयार है, जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का तैयार हो गया पूरा टेक्स्ट, ठीक है, ई टेक्स्ट तैयार हो गया। लेकिन जो ऋग्वेद की कमेंट्रीज है उसका यूनिकोड का ई टेक्स्ट ऐसा अभी कोई फ्रीली उपलब्ध नहीं है। उसमें हम सर्च नहीं कर सकते कि हाँ ऋग्वेद के किसी एक पर्टिकुलर मंत्र का जो सायण भाष्य है वो कहाँ मिलेगा, या उसका जो माधव भाष्य है वो कहाँ मिलेगा, महीधर भाष्य है कहाँ मिलेगा किसी भी वेद का। तो ये सारी चीजें, अभी बहुत सारा सामग्री है जिसको अभी हमारे लिए करने की आवश्यकता है। अब चूंकि संस्कृत इनपुट भी कंप्यूटर में यूनिकोड में काफी आसान हो गया है, जैसा आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास में देखा और बाकी भी विद्वानों की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, तो संस्कृत का ई टेक्स्ट बहुत सारा तैयार किया जा सकता है और ओसीआर के माध्यम से हमें टाइप करने की भी जरूरत नहीं रह जाती है, वो हो जाता है। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको हम एक मानक रूप कैसे दें। तो जैसा आपने अभी गार्टिंजन रजिस्टर ग्रेटिल का और टाइटस का देखा, तो इसमें तमाम सारे विद्वानों ने मिल करके जो है उसको प्रूफ रीड किया है, प्रूफ रीड डेटा है, उसको आप शोध सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो तमाम सारी जो मैंने दिखाई, जैसे संस्कृत अंतर्जाल केंद्रम, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां थी। बाद में इसको कन्वर्ट करने वाले लोगों ने इसको कुछ प्रूफ रीड भी किया, इससे जो भी डेटा लिया। तो और इसी तरह से जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने तैयार किया था, शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पत्यम की सीडी तैयार की थी, उसको लेकर के भी, उसके डेटाबेस से लेकर के भी जो है डिक्शनरीज बनाई गई। आप लोग अब एंड्रॉइड ऐप के रूप में देखते होंगे कि वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम का एक आपके मोबाइल में एक छोटे से जो है हस्तामलकवत पूरा का पूरा वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम आपके हाथ में है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते थे। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि जो भी ई टेक्स्ट संस्कृत के मिलते हैं, ये मानकीकृत नहीं है, कहीं के हैं कहीं के नहीं है। इसको आप जानकारी के लिए, त्वरित जानकारी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको रेफरेंस के रूप में साइट नहीं कर सकते, इसको उद्धृत नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसका प्रूफ रीडिंग नहीं हुआ हो, उसमें गलती हो, तो आप पूरे विश्वास के साथ आप उसको उद्धृत नहीं कर सकते। लेकिन तुरंत काम चलाने के लिए सारी चीजें बहुत काम की। अब आते हैं अगला टॉपिक, जैसे संस्कृत के ई रिसर्च जर्नल बहुत सारे हैं, सबके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ हमने उसमें चयन किया है। संस्कृत के जो जर्नल्स हैं वो जो विदेशी हैं और कुछ जो है जो अपने देश से प्रकाशित होने वाले जर्नल्स हैं। अब इसमें जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी है, इसको क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपके पास जाएगी, आप देखेंगे। अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी का जर्नल है ये, फाउंडेड इन 1842, 1842 में, यानी लगभग 150 साल से भी अधिक समय पहले इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना लगभग उसी समय हुई थी, उसी समय ये जर्नल भी निकला था। ये सीआर लाइनमैन वगैरह हुआ करते थे जो अथर्ववेद वगैरह पर जिनका जो है काम है। उसी समय रुडोल्फ राठ हुआ करते थे जर्मनी वगैरह के, उन लोगों ने येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में काम किया। उस समय ये संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, और उसी समय जर्नल भी इसका बाद में निकाला गया। धीरे धीरे जैसे आजकल हम लोग निकालते हैं जर्नल भारत में, इसी स्तर से शुरू होकर के अब काफ़ी अच्छा जो है जर्नल बन चुका है। तो एक तरह से कहा जाए तो संस्कृत के सबसे पुराने रिसर्च जर्नल्स में से एक है।
उसी तरह से अब जैसे एक बड़े इंटरनेशनल पब्लिकेशन के रूप में माना जाता है स्प्रिंगर। स्प्रिंगल का एक जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ हिंदू स्टडीज। इसको भी आप पीडीएफ आपको मिलेगी तो लिंक क्लिक करके देख सकते हैं या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। इसमें आपका जो है संस्कृत से जुड़े रिसर्च पेपर, संस्कृत धर्म वगैरह से जुड़े रिसर्च पेपर, हिंदू धर्म से रिलेटेड, इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड पेपर छपते हैं। इसी तरह से इसमें मैंने नाम नहीं दिया है, इंडो ईरानियन जर्नल है, उसको भी आप देख सकते हैं जिसमें संस्कृत से रिलेटेड रिसर्च पेपर छपते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ वैदिक स्टडीज करके है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे माइकल विट्जेल, अभी भी जीवित हैं। ये इसको देखते थे और भी लास्ट इशू 2015 तक जो है हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक यहाँ दिख रहा है, ये प्रिंट में भी छपता है। तो एक ये हो गया। अब तो खैर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट बंद हो चुका है, लेकिन ये जर्नल अभी ऑनलाइन रहता है। बीच बीच में तमाम सारे संस्कृत से जुड़े बड़े लोग अपना लिखते रहते हैं, डॉक्टर माधव देश पांडे वगैरह, बी एन नरहरि आचार्य वगैरह, जो खासतौर से इंग्लिश में काम करने वाले लोग हैं वो इसमें अपना काम करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसी के इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ वैदिक स्टडीज जैसा ही ऑस्ट्रेलिया से निकलता है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ तांत्रिक स्टडीज। बेसिकली ये तंत्र को टारगेट करके है। तो इसकी संपादिका एक डॉक्टर एनरिका गार्जिली हैं, इटली के हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं, जो संस्कृत के इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। और भी बहुत सारे हैं जो निकल रहे हैं, जिसको आप देखें तो तमाम सारे जर्मन भाषा में छपते हैं। अब जो एक सबसे लाभदायक स्थिति इंडोलॉजी के रिसर्च को लेकर के है, यानी संस्कृत के रिसर्च को लेकर के है, कि अब सूचनाओं के प्रचार प्रसार ने, खास तौर से जो गूगल सर्च की अभी हम लोग बात कर रहे थे, सूचना तकनीक की बात कर रहे थे, अब चूंकि गूगल ट्रांसलेट इतना अच्छा काम करता है, तो हम लोग जो जर्मन में लिखा हुआ पेपर है, जापानीज में लिखा हुआ पेपर है, चाइनीज और कोरियन में भी संस्कृत के रिसर्च जर्नल छपते हैं। अगर आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे, कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसे जर्नल मिलेंगे जहां संस्कृत में होने वाले शोध कार्य छपते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एक जैसे अगर हम कोई भी किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने जाते हैं, तो पहला एक जो स्टेप होता है कि एक हम अपना इंटरेस्टेड फील्ड चुनते हैं। इंटरेस्टेड फील्ड चुनने के बाद जब हमें टॉपिक डिसाइड करना होता है, तब हम सबसे पहले करते हैं लिटरेचर सर्वे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हम कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमें उस पर हुए सारे शोध कार्य जितने भी हैं देश विदेश में, जब तक हम उसका पूरा सर्वे न करें, उसका लिटरेचर सर्वे न करें, तब तक अगर हम कुछ भी रिसर्च करने जाएंगे तो हम कितनी भी मेहनत कर लें, ऐसा इसकी पूरी संभावना रहेगी कि आप स्टेशन कर लें। जो काम वो कहीं किसी और भाषा में, किसी और देश में हो चुका होगा, हो सकता है कि आप अपने ओरिजिनल कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो ऐसे में आपका शोध निरर्थक हो जाए। तो ऐसे में जरूरी है कि कहीं भी पूरे दुनिया भर में कहीं भी हो, कुछ भी हो, आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से पूरा, तो अभी संस्कृत में ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है जो पूरी दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स को, जितने भी प्रकाशित कार्य हैं, शोध सामग्री है, उसको इकट्ठा किया हो। लेकिन खास तौर से जो यूरोपियन विद्वान हैं, अमेरिकन विद्वान हैं, अब हमें जैसे ये अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी हो गई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हो गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हो गई, संस्कृत में जो इंग्लिश में क्वालिटी वर्क होता है, वो लोग ऐसा करते हैं कि उसको अपने यहाँ अपनी लाइब्रेरीज में रिकॉर्ड में रखते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे हैं, जैसे वर्ड कैट करके है, रिसर्च गेट है, गूगल स्कॉलर है, और भी तमाम सारी बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड या इंडेक्सिंग साइट्स हैं, जो इन सब को एक हिसाब किताब रखती हैं, एक अपनी जानकारी इंटरनेट पर भी रखती हैं। अब जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, उसकी लाइब्रेरी की किताबें आप एक्सेस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है कि नहीं है, ये जानकारी आपको पता चल सकती है। तो कई बार आपको पूरा पता ना हो, किताब तो तुरंत नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि भारत में जो किताब उपलब्ध नहीं है वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी। वो बता देगा कि हाँ, फला सन में, फला के संपादन में, फला जगह से भारत से ये किताब प्रकाशित हुई थी। इतना हेल्प जरूर हो सकता है। तो जब भी आप संस्कृत का रिसर्च जर्नल कोई देखें, गूगल पर भी खोज सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये तमाम सारे हाइपरलिंक मैंने दिए हुए हैं।
अभी एक जो है एक जर्नल में मैं काम कर रहा हूँ संपादन मंडल के सदस्य के रूप में, एक प्रत्नकीर्ति जर्नल है, इसको भी आप लोग जरूर देखें। पीडीएफ से आप लोग लिंक आप लेकर के कर सकते हैं, या इंटरनेट पर भी प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी इसका करंट इशू पब्लिश हुआ है इस साल का, सेकंड इशू फर्स्ट इशू, इसको आप क्लिक करेंगे मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है उसको पूरी तरह से हम लोग फॉलो करें। और एक जो सबसे अच्छी जो है बात हुई है खासतौर से इंटरनेट की, वो ये है कि आप किसी भी एक रिसर्च मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं। और सर्कुलेट करने के बाद मान लीजिए कभी कोई गलती छूट गई किसी जर्नल में, किसी पेपर में, और एक बार अगर आपने पब्लिश कर दिया तो अब पता चलता है कि आपके पास उसको सुधारने का कोई अवसर नहीं बचा, अगर आप उसको प्रिंट में निकालते हैं तो। लेकिन अगर कोई ई रिसर्च जर्नल है तो आपके पास ये सुविधा है कि आप उसको जो है रीपब्लिश कर सकते हैं या उसकी फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं अपने सर्वर से, अपने इंटरनेट से। लेकिन अब यहाँ एक थोड़ी सी नैतिकता का प्रश्न उठता है, और वो संपादन मंडल की जिम्मेदारी होती है कि अगर आज आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया, कल को आपने उसका अपडेटेड वर्जन कर दिया, तो कोई कहेगा कि अरे यार कल तो आपने कुछ और पब्लिश किया था, आज आपने उसको बदल दिया, तो ये थोड़ा अनएथिकल माना जाता है। हम लोगों ने इसका एक समाधान खोजा कि कई बार होता है कि आप कितनी भी सचेतता से, कितनी भी सावधानी से कोई भी अपनी थीसिस लिखें, रिसर्च पेपर लिखें, कुछ लिखें, गलती अवश्य होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते हैं तो आँखों को गलत को भी सही देखने की आदत पड़ जाती है। आपकी आँख के सामने गलत शब्द रहेगा लेकिन आपकी आँख को वो सही रूप में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग को अभ्यास हो गया है उसके सही फॉर्म को देखने का। ऐसे में अपनी आँख के सामने रहते हुए भी बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी गलतियाँ छूट जाती हैं जिनको आप नहीं पकड़ पाते। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी पीएचडी की हुई होगी, वो अच्छी तरह से अगर आज आप अपनी थीसिस खुद उठा करके देखें तो आश्चर्यचकित हो जाएँगे, अरे इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ हमने की थी। और जो अभी आप लोग जो भी अभी ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कर रहे लोग हैं, या जो ग्रेजुएशन में आप सब पढ़ा लिख रहे लोग हैं, आप लोग देखेंगे कि इस तरह की स्वाभाविक मानवीय गलतियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल हमारे पास है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको बदलें, लेकिन बदलें तो इसका भी एक रिकॉर्ड रखें कि हमने ये बदला है और ये हम पूरी पब्लिक को बताएं। जैसे इसमें हम लोगों ने फिर ये किया, लास्ट में एक शुद्धिपत्रक जो आप लोगों ने किताबों में देखा, किताबों में होता था कि जैसे पहले जब ये लिथोग्राफिक होती थी या ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं आई थी, उस समय सांचे खांचे से पूरा बनता था, पूरा कंपोजिंग होती थी, बड़ी मेहनत लगती थी, महीनों या सालों का बड़ा ग्रंथ हुआ तो सालों की मेहनत लगती थी। पूरी किताब छप गई, छपने के बाद पता चला कि गलती कोई छूट गई। तो ऐसे में किताब के बाद में 2 पन्ने और लगाए जाते थे, 4 पन्ने, या जितना बड़ा ग्रंथ जितनी ज्यादा गलतियां हैं पन्ने इधर-उधर हो सकते थे, तो शुद्धिपत्रक लगाया जाता था। तो हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि अगर हम मान लीजिए कि कभी एडिटोरियल बोर्ड की किसी लापरवाही से या किसी कारण से कोई गलती छूट जाती है, या मान लीजिए हमने गलती नहीं छोड़ी, लेकिन शोधार्थी को ही पता चलता है कि हमने जो फैक्ट दिया था वो फैक्ट सही नहीं है। उसने तो अपनी ओर से पूरी सावधानी बरती, पूरा सही मेथोडोलॉजी का पालन किया, पूरी सही प्रूफ रीडिंग की, लेकिन फिर भी कोई फैक्ट बाद में गलत निकलता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, उसको बिना बताए चेंज कर देना मोरल नहीं होगा, अनएथिकल होगा, अनैतिक होगा, प्रज्ञापराध कहा जाएगा। तो ऐसे में एक नया प्रयोग किया गया कि इसको हम शुद्धिपत्रक जोड़ते हैं, और इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया भी गया है। ये इसमें बताया जा रहा है कि इसमें शुद्धिपत्र 13 जुलाई 2022 को शुद्धिपत्र इसमें जोड़ा गया। इसके पहले जब ये पब्लिश हुआ था, 30 जून को जब ये पब्लिश हुआ तो इसमें शुद्धिपत्रक नहीं था, और बाद में 13 जुलाई को शुद्धिपत्रक जोड़ने का ये विचार बना, तो 13 जुलाई को शुद्धिपत्रक जोड़ा गया। उसके बाद हमने कौन सा चेंज किया, विषय सूची को संपादकीय से पहले किया। पहले क्या होता था, अभी इसमें आप लास्ट में जाएं, पेज लास्ट में, तो अब मेन पेज पर आप आते हैं। मेन पेज पर आने के बाद नेविगेट करते हैं जब पूरे जर्नल पर, तो संपादकीय मान लीजिए 7-8 पन्ने का हो गया, बड़ा हो गया, तो ऐसे में 10 पन्ने आप स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद फिर आपको कंटेंट पेज मिलेगा, विषय सूची मिलेगी, तो एक इरिटेशन होती है। तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जब होता है
तो इसके ये सारे फायदे उठाए जा सकते हैं कि हम पहले कंटेंट पेज को पहले कर दिए, ये कई सारे यूजर्स की बात आएगी नहीं, कंटेंट पेज संपादकीय को बहुत सारा स्क्रॉल करने के बाद मिल रहा है, ये असुविधाजनक लग रहा है। तो ऐसे में ये हुआ कि नहीं, इसको हम चेंज करते हैं, फिर उसको हमने फिर से अपलोड किया। लेकिन बिना बताए अपलोड करना, कुछ करना, ये अनएथिकल होता है, इमोरल होता है। तो एक शुद्ध पत्रक में है, इसको जो है फिर मेंशन किया जाता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका जर्नल का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें पूरी तरह से एक एकेडमिक ईमानदारी बरतनी आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस भी रिसर्चर को आपके उसमें ये गलती पकड़ में आएगी कि आपने पूरी जो है सत्यनिष्ठा से तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया है, तो फिर वो आपके जो सही काम भी होंगे उसको भी खराब मानेगा, और जो गलती पकड़े में आएगी उसको भी वो खराब मानेगा। और फिर वो सारी चीजें, वो या हो सकता है कोई रिव्यू लिखे और रिव्यू में पूरी कड़ी आलोचना लिखते। अभी हम लोगों ने देखा होगा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई थी आचार्य ये स्वर्गीय रमाकांत शुक्ल सर के साथ। उनका एक शोध पत्र किसी विद्वान ने अपने नाम से छाप दिया, संपादन मंडल के आंख से भी चूक गया कि ये कैसे हो गया। ये सारी चीजें आई, लेकिन ये एकेडमिक शुचिता के लिए आवश्यक है कि आप कुछ भी करें तो उसमें ये सारी सावधानी बरतें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें प्रज्ञापराध न करने पाए, क्योंकि एक बार बदनाम हो जाते हैं तो फिर आपके जो सही काम हैं उन पर भी कोई जो है विश्वास नहीं करता। पत्नीकीर्ति लगभग 2012 के आसपास निकली थी, उसी समय एक जर्नल मैंने शुरू किया था निकष के रूप में। इसको भी आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी फिलहाल ये बंद चल रहा है, लेकिन अब ये फिर से रिस्टार्ट होगा। पत्नीकीर्ति के बाद फिर हम लोगों ने ये, क्योंकि संपादन मंडल के सदस्य कुछ लगभग एक ही हैं, तो अब इसको हम लोग फिर से रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। पत्नीकीर्ति भी पिछले साल से रिस्टार्ट हुई है, निकष इस साल से रिस्टार्ट होने जा रहा है। इसके बैक इश्यूज पड़े हुए हैं, करंट इशू जो लास्ट ईयर का है ये रहा। इसके बाद जाह्नवी अभी जो हमारे बाद नेक्स्ट क्लास जो ले रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार झा, जाह्नवी संस्कृति रिसर्च जर्नल है, बहुत चर्चित है, इसके बहुत सारे अंक आ चुके हैं। और ये पत्नीकीर्ति और निकष इन दोनों से पहले निकला था, और कब से ये कंटिन्यू है, 2010 या 11 में निकाला था। विपिन जी बताएंगे विस्तार पूर्वक, आप लोग देख सकते हैं, इनके पेज पर भी यहाँ जानकारी होगी। अभी ये दिख रहा है कि 46वां इशू जो है यहाँ पर आया है, जाह्नवी आप देख सकते हैं। इसके साथ एक और जो है भारत में ही निकल रहा है, एक जर्नल है अनंता करके, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ संस्कृत रिसर्च। ये डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र हैं, इग्नू के एसोसिएट प्रोफेसर, वो निकालते हैं। इसकी बहुत सारी इन्होंने इंडेक्सिंग वगैरह भी ले रखी है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं पूरा कहाँ कहाँ पर ये है। इंडेक्सिंग पेज पर देख करके ये तमाम सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इन्होंने इसको जोड़ भी रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, जो संस्कृत का एक रिसर्च जर्नल है, और संस्कृत का एक तरह से कहा जाए सरकारी रिसर्च जर्नल, या मैगजीन भी कह सकते हैं, जर्नल भी कह सकते हैं, हमें तो मैगजीन ज्यादा लगती है। संस्कृत विमर्श, संस्कृत विमर्श ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो हुआ करता था, ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका जर्नल है, रिसर्च जर्नल भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे अंक यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पर, आप लोग देखिएगा, खोजिएगा, इसके पुराने अंक देखिएगा। ये हो गया, ये कुछ जर्नल्स के हमने नाम दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो अपने देश में तमाम सारे ऐसे जर्नल हैं जो खुद को मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। आप उनके पास फिजिक्स का पेपर ले जाइए, उसी जर्नल में छाप देंगे, संस्कृत का ले जाइए, उसी जर्नल में छाप देंगे, एग्रीकल्चर का ले जाइए, उसी जर्नल में छाप देंगे। ऐसे बहुत सारे, ऑनलाइन भी हैं बहुत सारे, उनको एक मशरूम जैसे उगे हुए जगह जगह। कई सारे टाइपिस्ट भी खुद को जर्नल का पब्लिशर बना लिए और वो पैसे लेकर के छापते हैं, तो उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक और उपाय किया था पत्नीकीर्ति के लिए, इसको हम यूजीसी केयर में लिस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब यूजीसी केयर होता है तो फिर लोगों को प्रमोशन के लिए, नंबर बनाने के लिए, फिर वो रिसर्च उनका गौण हो जाता है, प्रकाशन करना किन प्रकारेण एक प्रमुख हो जाता है, तो वो करते हैं। तो ऐसे उसके लिए बहुत सारे ऐसे जर्नल मिल जाएंगे जो आप 2000-3000 रुपए दे करके छपवा सकते हैं, तो उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। ये सारे रहे संस्कृत के ई रिसर्च जर्नल, जिसको जो है आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी जैसे आगे बताएंगे।
संस्कृत की ई मैगजीन, समाचार पत्र, संभाषण संदेश से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। संभाषण संदेश संस्कृत भारती की एक पत्रिका है जिसमें बहुत सारा जो है निकलता है। ये ऑनलाइन भी है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा, वेलकम टू संभाषण संदेश। इसके जो पुराने अंक हैं वो भी देखिए मिल जाएगा, आप इसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। बहुत सारे इसके आर्काइव में फ्री में भी आपको मिल जाएगा। एक रचना करके है, ये भी एक मैगजीन है, इसको भी आप देख सकते हैं, rasna.coa.in करके है। संस्कृत के न्यूज़पेपर्स भी हैं, ऑनलाइन हैं, पीडीएफ के रूप में हमारे सामने जो है खुल जाते हैं। विश्वस्य वृत्तांतः करके, इसको भी आप गूगल में खोज सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ये रोज प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं। सुधर्मा करके, ऐसे ही आप फेसबुक पर बार बार जो है सुनते होंगे, संस्कृत का जो है ये सुधर्मा न्यूज़पेपर, इसको भी आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी स्लाइड की पीडीएफ मिलेगी आपको तो, या वैसे भी आप गूगल में खोज सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत के बहुत सारे समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्र भी हैं। बनारस से निकलता है एक अधिकारी सर जो है निकालते हैं, क्या नाम है, हरिप्रसाद अधिकारी सर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। गूगल में खोजिए। मेरा उद्देश्य है कि सब कुछ हम बताएं, उसके बजाय जब आप खुद गूगल में खोजेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी नई नई भी मिलेगी, और वो जानकारी मिलेगी जो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अब आते हैं हम लोग संक्षेप में संस्कृत के जितने भी डिजिटल पुस्तकालय हैं जो प्रमुख हैं, उनके बारे में हम बताना चाहेंगे। एक इस समय जो सबसे उपयोगी हमारे लिए साबित होता है, एक है archive.org। archive.org पर आप संस्कृत के हजारों, शायद लाखों ग्रंथ होंगे, वो आप यहाँ खोज सकते हैं। ये रहा इंटरनेट आर्काइव करके। ये केवल किताबों के लिए नहीं है, इस पर बहुत सारा जो है ऑडियो है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसमें अगर आप केवल टेक्स्ट में जाएं, मेटा डेटा टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पर आप संस्कृत करिए तो संस्कृत चाहे हिंदी में टाइप करिए और चाहे अंग्रेजी में टाइप करिए, संस्कृत के हजारों ग्रंथ, वेद से, दर्शन से, किसी भी आप संस्कृत की कोई भी फील्ड हो उससे संबंधित इस पर आपको ग्रंथ मिल जाएंगे। कई बार इसमें मैं देखता हूँ कॉपीराइट वायलेशन वाले भी मिल जाते हैं कि अब चौखंबा का है, अभी कॉपीराइट में है, 10 साल 15 साल पुराना भी किसी ने स्कैन करके डाल दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। तो कई बार ये एक तरह से जो खरीदना चाहता है, जिसके पैसे बचे उसके लिए तो ठीक है, लेकिन ये अनैतिक। लेकिन उसको भी अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, आपको संदर्भ चाहिए अपने रिसर्च के लिए, वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी। जैसे काशी की कृषि सूक्ति मुझे मिली थी, वो अभी कॉपीराइट में है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू की, लेकिन वो यहाँ मिल जाती है, चौखंबा से पब्लिश हुई है। इसी तरह से जो बहुत रेयर बुक है, जो आनंदाश्रम के या निर्णय सागर के जो भी प्रकाशित ग्रंथ हैं, तमाम सारी, या मैन्युस्क्रिप्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे यहाँ रघुनाथ मंदिर जम्मू की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो भी ई गंगोत्री के द्वारा जो इसका इनपुट है वो किया गया है। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट भी आप इस पर पा सकते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल रिपोजिटरी संस्कृत के लिए बहुत उपयोगी है तो ये दुनिया भर के सभी विषयों के लिए, लेकिन संस्कृत के लिए एक बहुत बड़ा मैटर इस पर मिलता है और एक ऑथेंटिक मैटर मिलता है। इसी तरह से स्क्राइब डी करके आता है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं मैं मानता उसको, शोधोपयोगी नहीं है। शोधोपयोगी सामग्री उस पर भी मिलती है, academia.org पर भी मिलती है। एकेडमिया और स्क्राइब डी को मैं थोड़ा लो लेवल का मानता हूँ, ये संदर्भ के रूप में उद्धृत करने योग्य नहीं है। रिसर्च मटेरियल वहाँ भी मिल जाता है, देख सकते हैं, इसलिए उनका नाम उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग गूगल में खोज करके देख लीजिएगा। इसके बाद एक डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करके हुआ करती थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीडैक पुणे, सीडैक कोलकाता, सीडैक नोएडा, सीडैक के जितने भी तमाम सारे केंद्र थे और कुछ विश्वविद्यालयों का, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यहाँ पर खासतौर से जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसी समय सीडैक बनाया गया था, और एक इनिशिएटिव लिया गया था कि भारत की लाइब्रेरीज में जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं, जो रेयर बुक्स हैं, उन सब को हम स्कैन करके फ्री में उपलब्ध कराएं पूरे देश को, ज्ञान की कोई बाधा न रहे। तो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करके एक इनिशिएटिव लिया गया था, बहुत दिनों तक वो ऑनलाइन रहा, और archive.org में जितना भी आप पीडीएफ देखते हैं प्रायः आधे से अधिक उसी लाइब्रेरी, उसी से स्रोत से मिला हुआ है। बाद में फिर गूगल का किया हुआ स्कैन की हुई किताबें हैं। गूगल बुक्स में भी संस्कृत की बहुत सारी फ्री किताबें देख सकते हैं, कुछ परचेज करनी पड़ती हैं, कुछ फ्री हैं।
डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन चुका है। और इसको आप देखेंगे तो इसमें कैटेगराइज करके, पहले तो आप कुछ भी डालते थे, संस्कृत की लगभग 3 से 4 लाख किताबें डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर हुआ करती थी। अब यहाँ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करके है, और इसमें आप यहाँ सर्च स्ट्रिंग डालेंगे, हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, वो डालेंगे, सर्च करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर संस्कृत डाला, संस्कृत हिंदी में हमें चाहिए, हमने सर्च किया। अब यहाँ पर हम देखें तो गोक्षुर इन संस्कृत, दी संस्कृत, संस्कृत सीबीएसई बोर्ड, ये ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स इसमें आ रही हैं। आप और ज्यादा जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ चूज कर लेंगे तो वो बदल जाएगा, एजुकेशन लेवल बदल लेंगे, यूजी पीजी, तो हो सकता है वो रिजल्ट दूसरा आ जाए। ये देखिए यूजी लेवल हमने कर दिया, यूजी एंड पीजी कर दिया, तो ये बदल गया, वही रिजल्ट उसी सर्च स्ट्रिंग से रिजल्ट बदल गया। तो यहाँ भी आप संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन चुका है। संस्कृत का था तो बहुत सारे लोगों ने इसको जो है डाउनलोड कर करके उसकी किताबें अपने पास पर्सनल कलेक्शन में रखी हैं। हमने भी कई हजार किताबों का कलेक्शन किया है, और भी बहुत सारे जो है लोग प्राइवेट संग्रहकर्ताओं ने किया है। और archive.org पर तो अधिकांश चीजें इस पर डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो स्कैन किया गया था और वो पूरी दुनिया भर के लिए ओपन था, तो वो सारी किताबें उस पर archive.org पर आपको मिल जाती हैं। अब इसमें हम गूगल स्कॉलर, ये लाइब्रेरी तो नहीं है लेकिन किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है, पिछली कक्षा में शायद आपको इसके बारे में बताया गया होगा। लेकिन जब हम शोध की दृष्टि से देखते हैं तो गूगल स्कॉलर हमारे लिए एक बहुत अच्छी जो है चीज साबित होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वैदिक वर्ब्स करके एक हमने सर्च स्ट्रिंग इसमें डाली गूगल स्कॉलर में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी, लीडन यूनिवर्सिटी है, लीडन यूनिवर्सिटी में वैदिक वर्ब्स के ऊपर कोई काम हुआ है, पैसिव एंटीकॉसिव क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, इस तरह से एक रिसर्च पेपर है और पीडीएफ उपलब्ध है। इसको हम जो है क्लिक करके देख सकते हैं किसी जर्नल में, या शायद एक किताब है, रिक्वायर से लाइसेंस, इसको खरीदना पड़ेगा, इसे फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम इतना आपको पता चल सकता है कि हाँ इस टॉपिक पर ये रिसर्च मिल जाता है। इसमें और भी आप देखेंगे बहुत सारी एक मानक सामग्री जो आप इसको साइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइट करके जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको किस फॉर्मेट में साइट करना है ये आपको मिल जाएगा। ये भी एक किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है, ये बहुत काम आता है। लेकिन इसमें एक सीमा है कि जितनी भी ये सारे स्रोत हैं ये प्रायः अंग्रेजी में, लेकिन एक फायदा यह है कि गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से अगर कोई भी चीज है तो आप ट्रांसलेट करके उसका सेंस समझ सकते हैं कि उस रिसर्च पेपर में क्या कहा गया है। भले ही वो जर्मन में है कोई बात नहीं, लेकिन आप जान सकते हैं कि वो जर्मन में या जापानीज में उस रिसर्च पेपर में क्या कहा गया है। अभी आप यूजी के स्टूडेंट्स अगर हैं या यूजी में पढ़ा रहे हैं या शिक्षक हैं तो उस लेवल पर आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पीएचडी करने जाते हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो गूगल स्कॉलर आपके लिए एक बहुत मददगार साबित होगा, आप इसको जरूर यूज करें। और दूसरा कि जैसे इस पर जब आप धीरे धीरे संस्कृत में क्वालिटी रिसर्च मटेरियल डालेंगे और उसको इंडेक्स कराएंगे जगह जगह पर, तो धीरे धीरे गूगल स्कॉलर में भी बहुत सारी हिंदी की सामग्री मिलने लगेगी। मुझे याद आता है जब सन 2002-3 में जब हम लोग कोई भी मटेरियल गूगल पे खोजते थे तो हिंदी के लास्ट में कोई 1-2 एंट्री आती थी या एक आध पेज, जैसे अगर मान लीजिए 100 पेज गूगल ने कोई भी सर्च स्ट्रिंग से कोई भी कुछ भी खोजा, 100 पेज अगर आपके आ रहे हैं अंग्रेजी में तो एक आध पेज कहीं हिंदी में आ जाते थे। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा एरिया देख करके, हमारी लैंग्वेज देख करके वो सीधे उसी भाषा के सारे पेज देता है। इवन नहीं देता है तो जो अंग्रेजी में है या किसी दूसरी भाषा में है उसको भी ट्रांसलेट करके हमारे सामने दे देता है, और इतना बढ़िया ट्रांसलेशन कई बार करता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये ओरिजिनल है या ट्रांसलेटेड मैटर है। तो ये धीरे धीरे जब हम लोग यूज करेंगे ये भी और अच्छा होता जाएगा, और बहुत सारी चीजें हम लोगों के काम की यहाँ हो सकती हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अब शायद मेरा समय भी पूरा हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ जानना चाहें तो स्वागत है। अवनिंद्र जी या जो को भी जो होस्ट हैं, कृपया व्याख्यान के लिए सर बहुत बहुत हार्दिक आभार।
और आपने विभिन्न विषयों को लेकर के कंप्यूटर, इंटरनेट और इंटरनेट के द्वारा खोजी जाने वाली सामग्रियां, ई टेक्स्ट, ई मैगजीन, ई जर्नल्स, ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि पर बहुत ही विशद व्याख्यान, बहुत ही सरल भाषा में और लाभदायक व्याख्यान आपने सबको उपलब्ध कराया। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत आभार आपका। और निश्चित रूप से अग्रजवर्य संस्कृत के कार्यों के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। आगे भी अभी तो व्याख्यान के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रतिभागी को कभी भी कोई आवश्यकता होती है तो भैया हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उसके लिए आप इनसे किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। साथ ही अगर किसी प्रतिभागी की कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, कोई संशय हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे दीजिए ताकि कोई पूछ सके अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो। क्या भैया? अनम्यूट करने की परमिशन दे दीजिए अब सबको। हाँ। हाथ भी चलिए, खड़ा सभी कर सकते अनम्यूट हैं। हो गए हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। किसी साथी के द्वारा कोई जिज्ञासा हो तो कृपया प्रश्न करें आप। अनम्यूट तो लगभग हमें लगता है सब लोगों को हमने कर दिया है। तो ये अच्छी बात है कि किसी की कोई जिज्ञासा नहीं बची है। और वैसे भी पीडीएफ फाइल में बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में और अच्छी तरह से सारे वेबसाइट खोल के आपने दिखाए हैं और पीपीटी सबको उपलब्ध ही हो जाएगा, तो निश्चित हाँ। रूप से उसे अच्छी तरह से और लोग समझ पाएंगे और उसका अभ्यास भी कर पाएंगे। सर, ये उपस्थिति पत्रक का लिंक जो है ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ कि उसको देख लें, और अगर इस बार में नहीं हो पाता तो अगले वाले सत्र में आप उसे भर दीजिएगा, पुनः फिलअप कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर। तो सर बहुत बहुत आभार आपका, और हमें लगता है किसी प्रतिभागी की कोई समस्या नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हम अगले सत्र में 5-10 मिनट के बाद पुनः जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। धन्यवाद।